मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करें? रेडी हो? कर लो भैया स्टार्ट। लो जी, कहानी का स्टार्ट करता हूं मैं। अच्छा, अपने लोग लास्ट जो बेसिक का फर्स्ट क्लास किए थे उसमें मैंने जो बताया था, एक बार फट से मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ, छोटा सा जो मेन काम का चीज है। भैया क्लास मतलब क्या पढ़ा रहे हो आप? मैंने आपको बता दिया, हम लोग आज लिवरेज का फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, पर मैं अभी लिवरेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा देर बाद लिवरेज के बारे में स्टार्ट करूंगा। सर हम लोग कॉपी में हेडिंग क्या लगाएं? लिवरेज फर्स्ट क्लास ही लगाओ। आज लिवरेज का क्लास है तो लिवरेज ही हेडिंग लगा चैप्टर का नाम, ठीक है ना? लिवरेज ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज समझो छोटा सा, जो हम कल आपको समझाए थे ऑलरेडी, सब बताया हुआ है। समझाना क्या है ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोग इनकम स्टेटमेंट आपको सिखाए थे, याद है? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में क्या निकालते हैं? प्रॉफिट। एक चीज याद रखना, जैसे कि हम लोग जब अकाउंट्स, बचपन से आपका अकाउंट्स, राइट? अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाते हो? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, करेक्ट? आपने कॉस्टिंग पढ़ा है, कॉस्ट कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकालने के लिए याद है कॉस्ट शीट बनाते थे, कॉस्ट शीट। वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये बात याद रखिएगा। तो पूछ रहे इनकम स्टेटमेंट क्या है, तो बोलिएगा जिस तरह से अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालने के लिए पीएल अकाउंट बनाते हैं, कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट शीट बनाते हैं, वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में प्रॉफिट डिस्क्लोज करने के लिए, शो करने के लिए हम लोग क्या बना के दिखाते हैं? इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाते हैं। देखो फर्स्ट से रिकैप करो, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है ये सब आप लोगों को पता था, क्योंकि मैंने वो कल समझा। इट इज क्वाइट सिमिलर टू कॉस्टिंग का वो मार्जिन कॉस्टिंग, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई एक बच्चा अगर कल क्लास नहीं किया है तो लिख के रख सकता है ये वाला बात। मैंने बोला पहले आप सेल लीजिएगा। सेल से क्या माइनस करते हैं पहले? सर सेल से पहले माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। हाँ सर, माइनस करके जो आता है उस फिगर का नाम है कंट्रीब्यूशन। उसके बाद माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, याद है? मैंने बोला था कि हमारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, मैंने ये लाइन बोला था, याद है ना? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। ये कौन सा फिक्स कॉस्ट है? इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल था डेप्रिसिएशन, सैलरी, रेंट, ये सब चीज होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ये माइनस करने के बाद जो फिगर आता है उसको हमने नाम दिया था EBIT या फिर PBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और याद करें मैंने नाम दिया था, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद है ये सब चीज? सब याद है? चलो आगे, यहां पर उसके बाद माइनस करते थे इंटरेस्ट। हमारे जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, डिबेंचर, बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, उनका सबका इंटरेस्ट यहां से माइनस करके जो आता था, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर यहां से माइनस कर देते हैं टैक्स। टैक्स माइनस करके जो फिगर आता है उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों ठीक है बच्चे? अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद यहां से माइनस करते हैं हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड। ये माइनस करवाया था, करके जो फिगर आया था उसका नाम क्या बोले थे? पाफिश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, याद है? और फिर करे थे ईपीएस। ईपीएस कैसे निकालना था? दैट इज पाफिश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर, ये ईपीएस निकल गया। ये आपको पता है? जो लोग नहीं लिखे थे वो लोग यहाँ पर लिख के रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट जो है ना, वो पाफिश में आके खत्म हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट जो है ये यहाँ खत्म हो जाता है बस, इससे ज्यादा बनने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तो मैं ऐसे ईपीएस आपको सिखा रखा हूँ एक्स्ट्रा के लिए। एक्स्ट्रा ये आप लोगों को 99% एग्जाम में लोग पूछता ही है, इसलिए मैं आपको ये बात सिखा रहा हूँ। चलो मैं एक कहानी रखता हूँ आपके सामने, आपको कॉपी करो मेरे साथ में एग्जाम्पल को, और उसमें मैं क्वेश्चन रखता हूँ, क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दो, ठीक है ना? हाँ भैया बताइए, कहानी बताइए। मान लो मुझे एक बिजनेस करना है, ठीक है भैया, बिजनेस करना है। वो बिजनेस करने के लिए हमें लेट्स से 20 लाख का कैपिटल चाहिए। कैपिटल समझते हो ना? पूंजी चाहिए। धंधा स्टार्ट करना है, आपको 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है भैया? तो इसका मतलब मैं क्या बोला आपको अभी तक कि मुझे एक बिजनेस करना है, और बिजनेस के लिए कितना रिक्वायर्ड, ये कॉपी करना है। बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड कितना रुपया है भैया? 20 लाख रुपए रिक्वायर्ड है। अच्छा भैया, अब तुम जरा सोच के बताओ, चैट में लिख के बताना, मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, तो मैं 20 लाख रुपए में कहां से लाऊंगा? मेरा बात समझ रहे हो? मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, मैं कंपनी हूं, याद रखना मैं कंपनी हूं। याद रखना ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कंपनी व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूं। तो 20 लाख रुपया चाहिए, तो 20 लाख रुपया कहां कहां से आ सकता है? आपको क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं जिससे 20 लाख रुपया आ ही जाए? भैया लोन आ सकता है, शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, लोन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, पर्सनल फंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एकदम सही, आपका दिमाग एकदम सही चल रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसमें ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि आप बोले कि भैया यहाँ से आ सकता है, वहां से पैसा आ सकता है, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है पैसा लाने का, करेक्ट? तो मैं सॉरी, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको। एक है मेरे पास ऑप्शन वन, कहा गया ड्रॉ, लो जी कहा गया, हाँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन वन है और मैं रख रहा हूं अपने पास एक ऑप्शन टू। ऑप्शन वन में बोल रहा हूं कंपनी का असली मालिक पता ना इक्विटी शेयर होल्डर है, तो मैं हिंदी में ऐसे बोलना चाह रहा हूं मालिक पूरा पैसा खुद लगा रहा है। मतलब मालिक मतलब कंपनी सारा का सारा इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लाएगा। तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहा है, 10-10 रुपए वाला इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, 20 लाख रुपए का। ऑप्शन वन में ये दिया आपको। तो जरा सोच के बताओ मुझे, ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू करेंगे हम लोग? 20 लाख रुपया चाहिए, एक शेयर 10 करके है। जरा चैट में लिख के बताना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू करना पड़ेगा? 2 लाख। परफेक्ट। ऑप्शन नंबर टू सुनो क्या बोल रहा हूं। अब ऑप्शन वन और टू में क्या फर्क है मैं समझाता हूं। ऑप्शन वन जो है ना, ये हमारे घर के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग का आइडिया है। मतलब मेरे पापा हमेशा हमेशा बोलते थे, उनका यही चीज था कि जब भी कुछ बिजनेस कर रहे ना, पैसा अपने पॉकेट से लगाओ, उधार मत लो, उधार का जिंदगी अच्छा नहीं होता है। उधार लेना नहीं चाहिए, उधार का जिंदगी अच्छा नहीं होता है। सुना ही होगा, बड़ा बूढ़ा लोग हमेशा यही बोलता है। तो वो ये प्लान लिए। अब मेरे बाप मेरे से पूछे तुम करेगा तो बिजनेस कैसे करेगा? तो हम बोले कि एक काम करते हैं ना, मेरे पास इतना तो पैसा वैसा होगा नहीं, तो मैं क्या किया, मैं बोला मैं 10 लाख
बट पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 10 लाख रुपया का अपने पॉकेट से लगा दिया, मतलब इक्विटी शेयर इशू कर दिया, और मैंने 10% लोन ले लिया मार्केट से, लोन ले लिया 10 लाख रुपए का। आप ये 10% समझ रहे हो, ये कौन सा रेट है, इंटरेस्ट रेट है। तो हो गया ना। तो बात समझो, हम और मेरे पापा दोनों जन हम लोग बिजनेस करने के लिए निकले, सेम बिजनेस समझ लो, ठीक है ना। अब ऐसा है, बिजनेस का 20 लाख रुपया चाहिए थे। अगर आप पापा से पूछोगे तो पापा बोलेंगे 20 लाख रुपया पूरा पॉकेट से मालिक लगा रहा है, पापा लगा रहे, और मेरा में हम 10 लाख रुपया लगा, 10 लाख रुपया मार्केट से लोन ले लिए। घर का बड़ा बड़ा यही बोलता रहता है कि लोन मत लो, लोन मत लो, अच्छा बात नहीं है, जिंदगी में उधार नहीं लेना चाहिए, पर हम तो नया जमाना का आदमी, हम कहां से मतलब ले लिए लोन। अब समझो, बिजनेस में कैपिटल लगाने से बिजनेस तो नॉर्मली चलेगा ना, हम प्रोडक्ट बनाएंगे या मशीन खरीदेंगे, लोन लेने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना, प्रोडक्ट तो वैसे ही बनेगा, उतना अच्छा ही बनेगा, सेल भी तो उतना ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैं लोन ले लिया तो लोग मेरे से माल नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे। मैं आपको बाकी डेटा देता हूँ, वो बाकी डेटा लिखो मेरे साथ साथ। सेल दोनों सिचुएशन में, क्योंकि कैपिटल कहीं से मिलाओ, सेल तो बराबर ही होगा ना। तो मैं बोलता हूँ सेल मान लीजिए 50 लाख का है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपया का है, और टैक्स है 30%। मेरे को पहले आप एक काम करो, पहले आप मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के दो दोनों सिचुएशन में। पहले बोलो, क्वेश्चन समझ में आया ना। ये मैं पापा है और ये मैं हूं, अब ये आपके पापा है और ये आप है, दोनों जन बिजनेस स्टार्ट किए, दोनों का आइडिया यही है। अब हमको ये देखना है किसका आइडिया बेस्ट है, पापा का आइडिया अच्छा है कि हमारा आइडिया अच्छा है। पापा बोलते सारा पैसा पॉकेट से लगा, हम बोलते नहीं लोन लेकर धंधा करेंगे, किसका आइडिया बेटर है अपने को ये चेक करना है थोड़ा। तो इसलिए मैं बोला हूँ, आप समझ रहे हो ना, कि भाई सेम होगा 50 लाख रुपया दोनों सिचुएशन में, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, फिक्स कॉस्ट 5 लाख है, टैक्स 30% है। बताओ पैट कितना होगा, आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर दो, पैट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में कैलकुलेट करो, इज्जत से कॉपी में कैलकुलेट करो। ऑब्वियसली निशा सिंह जी, ऑप्शन 1 में लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट पे भी नहीं होगा, सब में प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी जीरो होगा, सब में प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, समझ रहे हो ना। दोनों निकालना, ऑप्शन 1 2 दोनों में बच्चे। अरे नालायक, ऑडियो नहीं आ रहे थे ना, म्यूट करके रखे थे, ऑडियो आ रहा है। मैंने ट्राई, हाँ भैया ट्राई कर रहे हैं। तो ये रहा ऑप्शन 1 और ये रहा ऑप्शन 2, सेल। पापा बिजनेस करेंगे 20 लाख लेके तो भी 50 लाख का सेल करेंगे, हम 20 लाख लेके बिजनेस करेंगे तो भी 50 लाख का सेल करेंगे। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40% था, 40% किसका, सेल का, कल समझाए थे। ये कितना आएगा, 20 लाख, ये भी आएगा 20 लाख, ठीक है ना जी। हाँ सर। अब आगे आगे आगे, ये कितना बचा, 30, ये बचा 30, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन।
कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करता है? फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट कितना था? 5 लाख। तो अभी समझो ना, अभी हम और पापा बराबर बराबर ही तो चल रहे हैं। पापा का सेल भी 50 लाख, मेरा भी, दोनों का वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, दोनों का कंट्रीब्यूशन भी सेम है, दोनों का फिक्स कॉस्ट भी सेम है। तो जरा देख के बताओ, क्या हमारे प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ रहा है? लोन लेके धंधा करो चाहे बिना लोन लेके धंधा करो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। ये क्या किया यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? ईबीआईटी। अब ईबीआईटी से फिर इंटरेस्ट माइनस करोगे। बताओ, पापा का ऑप्शन 1 में उन्होंने क्या लोन लिया था क्या? ना, लोन नहीं लिया। तो क्या उनका कोई इंटरेस्ट होगा? ना सर, तो उनका कोई इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है। किंतु मैंने तो 10 लाख का लोन लिया था, उस पे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 लाख। भाई मीटर का इंटरेस्ट तो चलता ही रहेगा, आप धंधा करो नहीं करो, देना ही पड़ेगा ना। इंटरेस्ट में फिक्स कॉस्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो कितना लगेगा इंटरेस्ट मेरा? 1 लाख। ठीक है। तो यहाँ 25 लाख रुपए आया और यहाँ 24 लाख आया। समझ गए बच्चे? ये क्या हो गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब यहां से क्या माइनस करना पड़ता है? टैक्स। टैक्स कितना परसेंट था? तो टैक्स था 30%। कितना? 7.5 लाख। फिर चेक करना, तो 25 लाख का 30% शायद 7.5 लाख होगा, और 24 का 30% कितना होगा? 720 शायद। देख तो, कैलकुलेटर नहीं है, दो तुम्हारा कैलकुलेटर। जरा चेक कर रहे थे बच्चे, तो आप लोग तो कर ही लिए हो, फिर भी अब प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ से? 25 से 7.5 जाएगा तो कितना आएगा? कैलकुलेटर, 25 माइनस 7.5, 17,50,000। हाँ, यही आंसर दिया था आप लोगों ने। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। 16,80,000। तो टैक्स वैक्स देने के बाद प्रॉफिट क्या आया? निकल गया। अब ऐसा है, समझो, जैसे ही बिजनेस का ये अवस्था लास्ट में खड़ा हुआ, तो जरा चैट में लिख के बताओ, कौन किसको सुनाएगा? पापा लोगों को तो मौका चाहिए, उनका अगला निकलेगा। हम बोले थे लोन लेके काम मत करो, मत करो, मत करो, तुम्हें तो सुनता ही नहीं है। देखो पापा कितना कमाए? 17.5 लाख रुपए, 70,50,000। और हम कितना कमाए हैं? 16,80,000। मेरा बात समझ रहे हो? तो बाबा ने दिखा, तो बड़ा लोग का बात नहीं सुनने से यही होता है। सुना ना बचपन में ये सब बात, घर में अभी भी सुनता होगा झाड़ू खाते वक्त। बेटा लॉस में है। लॉस में क्या? कम प्रॉफिट कमाए। लॉस तो क्या है बेटा? कम प्रॉफिट कमाए। और पापा सुनाएंगे, हम बोले थे मत सुनो मेरा बात, तुम्हें पढ़ाई क्या है, हमें तो बकते रहते हैं ऐसे ही। चल गया ना पापा का डायलॉग थोड़ा देर तक। ये तो हो गया आम जिंदगी। अब मेरा मेंटल जिंदगी समझो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोल दूं, पैट के साथ साथ मुझे ईपीएस निकाल के दीजिए, क्या आप निकाल पाओगे? जरा निकाल के देना तो मुझे ईपीएस। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, निकाल के देना। निकाला अर्निंग पर शेयर? ध्यान रखना, दोनों सिचुएशन में नंबर ऑफ शेयर अलग अलग है, फर्स्ट सेकंड में अलग अलग है। वेरी गुड, अंकिता जी का आंसर आ गया। हाँ, क्या हो गया भैया, क्या हो गया? आगे करो। उसके बाद पैट के बाद अपने लोग क्या माइनस करते थे, याद है? प्रेफरेंस डिविडेंड। हमारे पास कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो नील।
तो ये जो आएगा पाफिश 17,50,000 एंड 16,80,000, करेक्ट। अब चेक करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मैं क्या बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। पापा की कंपनी 20 लाख का शेयर है, एक शेयर 10 करके, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 2 लाख। तो वैसे बोलो मेरे पापा की कंपनी में 2 लाख शेयर होल्डर है, 2 लाख शेयर होल्डर। मान लो एक आदमी एक शेयर होल्ड करता है, तो 2 लाख शेयर होल्डर है। हमारी कंपनी में कितने शेयर होल्डर है जरा देखो तो। 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, दैट इज हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख, करेक्ट। तो मेरे कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर है। मैं बोला ईपीएस निकालो। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? पाफिश डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, पाफिश पापा का 1750 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख, तो ये है 8.75 रुपीज। इसका मतलब पापा ने अपने कंपनी के हर एक शेयर होल्डर को 8.75 कमा के दिया। मैंने मेरे पापा के कंपनी में जो आदमी एक शेयर होल्ड करेगा उसका कमाई कितना है? 8.75। मेरा कंपनी को देखो 16,80,000 पाफिश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू रुपीज 16.8। मतलब अगर तुम मेरी कंपनी का एक शेयर होल्ड करोगे तो हर साल तुमको कितना रुपए मिलने वाला है? 16.8। बात समझ में आ रहा है? ये बताना क्या चाह रहे हैं? मैं एक पुराना रूढ़िवादिता वाला सोच को चुनाव, मतलब क्या बोलते हैं ना, मैं बोल रहा हूं कि वो आपके दिमाग से हटाना चाहता हूं। लोग ये बोलते हैं हमेशा कि लोन नहीं लेना चाहिए, अपना पैसा से धंधा करना चाहिए, उधार लेना ठीक नहीं है। ये बात 100% सही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा पूरा गलत है, 100% सही नहीं है। याद रखना कुछ लोन अच्छे होते हैं। मतलब आप जब लोन बिना लिए काम करते हो ना, तो पर शेयर अर्निंग अगर आप सोचोगे ना, आपका कम आएगा। और वही लोन ले लेते हो ना, आपका अर्निंग पर शेयर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और आप लोग पहला क्लास किए हो, अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का कोई रिलेशन है क्या? जरा सोच के बताओ तो। हाँ सर, आप बताए थे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकल के ईपीएस इंटू पी रेशियो किए थे लास्ट से। तो सोचो, अगर मेरे कंपनी का ईपीएस हाई हो जाएगा तो मेरा शेयर प्राइस मार्केट में हाई हो जाएगा। और अगर मेरा शेयर, कोई भी कंपनी क्या चाहेगा, उसका शेयर मार्केट में ज्यादा में बिके ही कम में? ज्यादा में। जितना ज्यादा बिकेगा मतलब मैं उतना वैल्यूबल कंपनी हूँ, तो मेरा कंपनी का मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा, शेयर होल्डर का वेल्थ ज्यादा होगा। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन एंड ओनली मोटिव यही है कि हमारा शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ता है। याद है डेफिनेशन में लिखा थे वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। आप पूछ रहे थे वेल्थ, यही तो वेल्थ है उसका, जो कमाई है उसको बोलते हैं वेल्थ। मतलब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आप लोन बिना लिए काम करेंगे तो आपका ईपीएस कम होगा, और लोन लेके काम करेंगे तो आपका ईपीएस ज्यादा होगा। अगर आप नहीं लोन लिए तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ये श्योर है। इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपने रिस्क नहीं लिया थोड़ा सा भी, तब अर्निंग भी कम है। और जैसे ही लोन लिया तो आपने रिस्क लिया किसका? इस इंटरेस्ट का, तो आपका अर्निंग सही हो जाता है। बात समझ में है? तो कुछ लोन अच्छे होते हैं, ये बात याद रखना। हमेशा लोन खराब हो जाए, हाँ, जरूरत से ज्यादा नहीं। आप सोचो ना, जितने बड़े बड़े कंपनीज है, अगर आप उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो वो लोग तो भर भर के लोन लेके काम करते हैं, सारा पैसा खुद थोड़ी लगाते हैं। क्या लग रहा है मुकेश अंबानी जी पूरा बिजनेस में सारा पैसा अपने लगा रखे हैं क्या? जितना लगाए उसका डबल उनका लोन है। कोई भी बड़ा से बड़ा कंपनी ले लो, सारा कंपनी जो है ना बच्चे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनी जो है लोन पे काम कर रहा है, क्योंकि लोन से उनका ना अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़ जाता है और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ जाता है, तो लोग इसलिए फॉलो करते हैं।
आप लॉजिक समझ पा रहे हो? मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझाने का। इसीलिए ये सब्जेक्ट सीखना जरूरी है, पुराने जो गलत सोच है ना उसको दिमाग से निकालने के लिए। भाई एक बार बताइए, अर्निंग पर शेयर बढ़ कैसे गया? सब बिजनेस सेम हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये समझो, जब मैं पूरा इक्विटी शेयर से इशू किया ना, तो मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख था। जब मैंने लोन ले लिया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख हो गया ना। मतलब आप सोचो, मेरा नंबर ऑफ शेयर कम हो जाता है ना। जब मैं लोन ले रहा हूँ तो मुझे नंबर ऑफ शेयर कम इशू करना पड़ रहा है। मेरा बात समझो, मेरा जो अर्निंग है, जो 2 लाख लोगों में बैठ रहा था, अब वो सिर्फ 1 लाख लोगों में बैठेगा, तो पर हैंड में इनकम तो ज्यादा आएगा ही ना। ऐसे बचपन में बैठते हैं ना, 5 एप्पल है आपके पास या 6 एप्पल है, 2 लोगों में बैठेगा, 3-3 बैठेगा, किंतु लोग अगर एक ही रहेंगे तो पूरा 6 एप्पल मिलेगा उसको। वही बात कि यहाँ पर कम लोग हैं इसलिए अर्निंग पर शेयर ज्यादा रहता है, या ज्यादा लोग हो जाते हैं इसलिए अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है। इन शॉर्ट डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है ना, मैथ समझो, डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। 2 मिनट सांस लो और बोलो, क्या ये बात समझ में आया? बेटा हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारे अभी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट मैटर उसके हिसाब से है। कौन लिखा है? नहीं, बाद में। कंपनी का मालिक बन गया लग रहा है, क्या बोल कर रहा है? चलो जी, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ो। अच्छा, आगे का इसका एक तो मैं नोटिंग करा देता हूँ कि मैंने यहाँ जो सिखाया है उसका एक नोट लिख लो। व्हेन अ कंपनी operates without 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 any debt capital समझ गया? लोन। then its EPS will be low. when a company operates with debt capital, its EPS will be high. टैक्स का बेनिफिट बच्चे में बाद में बात करूंगा, धीरे धीरे। हाँ, एक एक पॉइंट कवर करूंगा, मैं सारा पॉइंट एक साथ बताने जाऊंगा, खिचड़ी पकेगा फिर बच्चे। हो गया बच्चे? एक और बात समझो, तो जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि लोन लेने से ईपीएस हाई हो जाता है, तो लोग ये सोचने लग जाते हैं और लोन लो और लोन लो और लोन लो। सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं है कि लोन पे लोन लीजिए, बोले कैपिटल मत लो, एक शेयर इशू करो, बाकी काम करो, सारा लोन लो, ऐसा चलेगा बच्चे? क्या है ना, औकात में रखे काम करना भी जरूरी होता है। आप जब लोन लेते हैं ना बच्चे, एक्चुअली 2 तरह का रिस्क आ जाता है, एक नहीं 2 तरह का रिस्क, बात समझो। एक रिस्क होता है जब लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट चुकाना होता है, और दूसरा, एक टाइम के बाद आपको लोन का अमाउंट भी तो चुकाना पड़ेगा। तो क्या होता है, कैपेसिटी से अगर बहुत ज्यादा अमाउंट का लोन ले लोगे ना, तो जब लोन चुकाने का अमाउंट टाइम आएगा तो हो सकता है उसका आपके पास पैसा हो ही नहीं, और आप लोन नहीं चुका पाओगे तो आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा।
ये जितने बड़े बड़े फ्रॉड केसेस चारों तरफ अभी घूम रहे हैं, जो आप लोग जानते हो, मैं सारे फ्रॉड केसेस का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारा है आज के दिन में। मतलब लाखों में केसेस हैं जो आप लोग जानते हैं, जैसे विजय माल्या का केस। आप लोग सब बोलते हैं चोर है, ये पैसा लेके भाग गया। क्या पैसा लेके भाग गया? वो बिजनेस कर रहा था, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे गड़बड़ी क्या हुआ? औकात से ज्यादा पैसा ले लिया। मैं कल भी आपको ये बता रहा था क्लास में कि औकात से ज्यादा पैसा ले लिया, काम था नहीं, जरूरत से ज्यादा पैसा ले लिया। तो इंटरेस्ट तो हर साल देते गया देते गया देते गया, उसमें दिक्कत नहीं हुआ। फिर जब लोन रिपेमेंट करने का बारी आया तो हाथ खड़ा कर दिया, भाई पैसा नहीं है। बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, औकात में रह के लेना चाहिए था। सेम मैंने आपको वीडियोकॉन वाला एग्जांपल दिया था, याद है वीडियोकॉन कंपनी का कल, कि उसका 2016-17 से हालत टाइट हो गया क्योंकि इसका कैपिटल 3000 करोड़ का था और उसका लोन 24,000 करोड़ का था। औकात से ज्यादा लोन ले लिया, लोन दे नहीं पाया, तो कंपनी को बंद करके एसेट बेच बेच के पैसा दे रहा आज के दिन में। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ऐसा नहीं कि लोन लेते रहो ईपीएस बढ़ाते रहो, नहीं, यही गलती करते हैं लोग। आधा नॉलेज इसीलिए है कि फर्स्ट लाइन पढ़ा सर बोलिए लोन लो, जिंदगी में लोन लेते रहो औकात के हिसाब से लोन लेना। जरूरत से ज्यादा लोगे तो रिपे नहीं कर पाओगे तो खत्म हो जाएगा बिजनेस आपका। और विश्वास कर, 99% बिजनेस यहीं पर गड़बड़ कर देता है। तो लोग ये तो समझ जाता है कि लोन लेने से ईपीएस बढ़ेगा, तो लोग लोन लेते रहता है, कि तो कहाँ स्टॉप होना चाहिए ये उसको नहीं पता। सर आप बता दो लोन लेना कहाँ स्टॉप हो जाना चाहिए, लोन औकात दे। तो कितना होता है, 2 लाख के पास नहीं, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कितना लोन लेना है? ये सीखना है ना आपको, अभी वेट करना पड़ेगा। आगे चैप्टर्स आएंगे, उसमें आपको सिखाऊंगा। एक आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर बोल के चैप्टर सिखाऊंगा मैं, उसमें सिखाऊंगा कि मतलब कितना आपका इक्विटी होना चाहिए, कितना प्रेफरेंशियल इशू करना चाहिए, कितना लोन कैपिटल होना चाहिए, इसका स्ट्रेटेजी कैसे बनता है ना, वो भी हम लोग सीखेंगे। बट अभी नहीं, तो दूसरे चैप्टर में सीखेंगे। बट एक आइडिया देकर रखा हूँ, आपको दिमाग में होना चाहिए बात, ठीक है ना? चलो जी, ये तो मैंने आपको बेसिक खड़ा किया यहाँ पर, ठीक है ना? अब मैं सही मायने में लीवरेज चैप्टर का शुभारंभ करता हूं। लीवरेज में इनको समझाने से पहले एक चीज बताओ। मान लो आपके पास पैसा है, आप पैसे का क्या करोगे? सोनू शाह होगा तो वो तो पार्टी कर लेगा, बोला था कल, हमको याद है। कुछ बच्चे लोग बोले थे भैया हम लोग ना पैसे से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो भैया हम लोग पैसे का इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, आप कहीं भी, चलो वैसे इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, तो वो जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है? मेरा बात समझ में, कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहां से क्या मिलता है? अच्छा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो इंटरेस्ट ही मिलेगा बच्चे, और भी तो कुछ मिल सकता है। सोचो सोचो, प्रॉफिट भी मिल सकता है। हाँ, तो प्रॉफिट बोलो, इंटरेस्ट बोलो, इन शॉर्ट वर्ड बोलो, रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टमेंट करोगे उसके बदले में कुछ रिटर्न चाहिए मुझे, राइट? मैं बैंक में पैसा रखूंगा, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। मैं किसी कंपनी का शेयर में पैसा लगाऊंगा तो मुझे वहां से डिविडेंड चाहिए, और शेयर का प्राइस एप्रिशिएट करे, वहां से प्रॉफिट आएगा, मुझे वो चाहिए। मैं कोई बिजनेस करूंगा, मुझे वहां से क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूँ, इंटरेस्ट वर्ड तो छोटा सा वर्ड हो गया, एक वर्ड होना चाहिए रिटर्न। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अभी नहीं लिखना, अभी सुनो पहले, तो वहां से एक आता है रिटर्न। रिटर्न को हम लोग साधारण शब्दों में बोलते हैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। किंतु साथ साथ एक ऐसा चीज है जो और आता है इसके साथ साथ, वो है रिस्क। मतलब कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो जनरली एक रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व होता है, ये बात आप मानोगे, राइट? तो ऐसा है, मान लो मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया। अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे, आप क्या चाहते हो? आपके पास प्रॉफिट ज्यादा आए कि कम आए? मुझे ये समझाओ पहले। आप लिख के बताओ साइड में, तो मेरे को समझ में, आपको पता है ये बात। आप क्या चाहोगे कहीं इन्वेस्ट करके, कि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आए कि कम से कम आए? लिख रहे बच्चे, भैया ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा आना चाहिए, राइट? वेरी गुड। तो ज्यादा आना चाहिए,
तो प्रॉफिट ज्यादा कब आएगा जानते हो? मतलब जब रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, बैंक में एफडी करा के रख दिया। अब मेरे को बताओ, बैंक में जब मैं एफडी करा के रख दूंगा, बैंक का तो इंटरेस्ट फिक्स था कि बस 7% आपको एफडी पे देंगे, मान लो 7% है। बैंक में एफडी कराने से क्या कोई खास रिस्क होता है क्या? नहीं, जनरली बहुत कम रिस्क है। वो तो देश ही डूब गया तो वैसे दिक्कत है, नहीं तो जनरली कोई रिस्क है नहीं। अपने श्योर है भाई, ठीक है अपना पैसा सेफ है, 2 साल 5 साल बाद जब वापस आएगा तो पैसा पूरा आ जाएगा, विथ इंटरेस्ट आएगा। बैंक 7% इंटरेस्ट बोला तो ना ज्यादा देगा ना कम देगा, किंतु मेरे को प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा कमाने का मन है, तो मैं एफडी में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं कहीं और लगाऊंगा। मान लो मैं शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से कितना परसेंट रिटर्न आएगा बताओ? बता, चलो मैं बताता हूँ, मान लो 20% रिटर्न आएगा, मेरे को पता है, मान लो। किंतु जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 20% रिटर्न आएगा, तो मेरा रिस्क भी तो ज्यादा हो जाएगा। मुझे पता कोई जरूरी 20 या 40 भी आ सकता है, डबल भी हो सकता है साल भर में पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट तो मजाक हो गया है, 2 मिनट में आदमी ऊपर, 2 मिनट में आदमी नीचे भी जा सकता है। दुबे जी या तो पांडे जी बनेंगे, या दुबे जी कुछ रहेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? चौबे जी ऐसे सोचा सोचा, चौबे या तो छब्बे बनेगा या तो दुबे बन जाएगा, मतलब या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। बस फालतू बात छोड़ो, शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाओगे तो रिटर्न ज्यादा आ सकता है, किंतु रिस्क भी तो ज्यादा है ना। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिस्क का और एक रिटर्न का एक रिलेशनशिप है। आप जितना ज्यादा रिस्क लेना करोगे कोशिश, तो आपको वहां पर रिटर्न भी उतना ज्यादा मिलने का आसार है, गारंटी नहीं है, आसार है, आसार। रिस्क जितना कम लोगे, रिटर्न भी तो आपका उतना क्या आएगा, कम आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा है, रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब मैंने क्या बोला, प्रॉफिट। अब मुझे इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में तो बहुत सारा कंपनीज है, मैं किसका शेयर में इन्वेस्ट करूं, ये उसके रिटर्न पे डिपेंड करता है। मैं रिटर्न चेक करूंगा ना इन्वेस्ट करने से पहले। तो मैं देखा कि मान लो ए, बी, सी, डी 4 कंपनी है, ठीक है ना, 4 कंपनी है। वो कौन सी 4 कंपनी? मान लो एक तो इंफोसिस कंपनी का हम शेयर देखे, एक तो रिलायंस का हम थोड़ा सा शेयर देखे, टाटा मोटर्स अच्छा लगता है मेरे को, टाटा मोटर्स का शेयर देखे, और एक तो ईचर मोटर्स का अच्छा शेयर है वो देखे थोड़ा सा। मैंने देखा यहाँ पर 20% रिटर्न आएगा, यहाँ 15% रहेगा, यहाँ 18% रहेगा, यहाँ 40% रहेगा। प्रॉफिट चेक करते हैं ना, प्रॉफिट कितना रिटर्न आएगा। तो अगर मैं आपसे बस ये रिटर्न दिखा के आपसे मैं पूछूं किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, ए बी सी डी, तो आप क्या बोलोगे? मैं रिटर्न दिखा आपको, कॉमन सेंस काम कर रहे नहीं कर रहे ये मैं चेक करना चाहता हूं, बस डी। क्यों? आप बोले प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि डिसीजन बच्चे हमेशा प्रॉफिट के बेसिस में मत देखो। तो भैया किसके बेसिस में देखना चाहिए? डिसीजन हमेशा प्रॉफिट के बेसिस में मत देखो बच्चे। इसके साथ मैंने बोला 2 फैक्टर अफेक्टेड है, प्रॉफिट के साथ आपको रिस्क भी देख लेना चाहिए कि किसमें कितना रिस्क है। अभी प्रॉफिट का परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है एक नंबर, और कई बार ए में इन्वेस्ट करोगे, पता नहीं क्या बोल रहे बच्चे, मैं कॉमन सेंस वाला बात बोल रहा था। अब मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि जो प्रॉफिट है ना बच्चे, जैसे मैं 20%, 15%, 18%, ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, ये कैलकुलेट करना तो हमें आता है। मान लो मैं आपको ये जो दिया हूं, ये नेट प्रॉफिट रेशियो है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना आता है, आप सुनोगे बच्चों में, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, आप करके चेक कर सकते हो कि प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होता है। तो फिर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है। तो एक तो प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा, और आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क कितना ले रहे हो। तो बिना रिस्क चेक किए अगर आप सिर्फ डिसीजन डी जैसे आपने बोला, वो सही नहीं है बच्चे, वो आम जिंदगी है। फिर से मैं समझा रहा हूं,
जो आप आपने डी आंसर दिए या फिर ए आंसर दिए जो देने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग, तो आम जिंदगी है, मेंटल जिंदगी नहीं है। मतलब बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट जाने आप लोग वही बोलेंगे। तो तभी मैंने आपको वही समझाने की कोशिश किया बच्चे, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे मत देखो, आपको रिस्क भी देखो। हाँ, यहाँ पर रिटर्न ज्यादा है, किंतु रिस्क कितना है वो देख लो ना एक बार, क्या पता कितना ज्यादा रिस्क है कितना कम रिस्क है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम प्रॉफिट को मेजर कर सकते हैं, ये बचपन से आप लोग सीख रखे हो प्रॉफिट रेशियो निकालना, वैसे ही हम रिस्क को भी मेजर कर सकते हैं। तो रिस्क को मेजर करना सीखना है, और रिस्क को हम लोग जो मेजर करते हैं बस उसी को बोलते हैं लीवरेज। फाइनेंशियल वैसे साइंस में तो पढ़ा हुआ लीवरेज, फॉलक्रम याद है वो सब चीज। हाँ वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी, वही कॉन्सेप्ट वही है टेक्निकली यहाँ पर भी। तो लीवरेज एक्चुअली क्या है बच्चे? लीवरेज है रिस्क एनालिसिस करना। किसी भी कंपनी का कितना रिस्क है इसको मेजर करने के लिए हम लोग लीवरेज यूज करते हैं। रिस्क मेजरमेंट इज नोन एज लीवरेज। कोई पूछेगा व्हाट इज लीवरेज, तो क्या बोलोगे? रिस्क मेजरमेंट इज नोन एज क्या? लीवरेज। मैंने अभी तक जो बोला समझ में आया क्या? हम जो लीवरेज चैप्टर से मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लीवरेज का मतलब क्या है? रिस्क। तो इसमें लीवरेज जो मेजर करके दिखाएंगे, आपको क्या निकालना सिखाएंगे? ये कंपनी कितना रिस्की है, मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगा। एक कंपनी का कितना रिस्क है, मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगा। जल्दी बोलो, क्या मेरी बात समझ में है? यस नो लिख के बताओ जल्दी से चैट में। समझ में आ रहा है? गुड। ठीक है, यहाँ तक बच्चे, आगे चलो मैं। हम्म, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ तक सारे बच्चे एकदम क्लियर है, मजा आ रहा है ना? अभी ध्यान से सुनना जरा सा, और आगे सुनो, मजा का बात। जैसे मैंने तो आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाई दिया है, मुझे इनकम स्टेटमेंट वापस नहीं समझाना, पर मुझे एक बात आपको समझाना है भैया। क्या समझाना है भैया? ये जो रिस्क होता है, रिस्क, ये रिस्क कितना तरह का होता है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। मैं लिखवा दूंगा सारे बातों को, आपको पता है, टेंशन ना लो बच्चे, सारा बात लिखवाऊंगा। एक बार पहले सुन लो अच्छे से, रिस्क कितना तरह का होता है। ये रिस्क आता किस वजह से है ये तो आप समझाओ मुझे पहले, कि रिस्क कितना तरह का होता है, पहले चले गए। चलो ठीक है, मैं आपको यही समझाता हूँ। पहले पहले मैं समझाता हूँ रिस्क आता क्यों, जरा दिमाग लगाओ, आप खुद बताओ रिस्क क्या चीज से आएगा। देखो मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। सेल करके पैसा आता है तो ये आपके लिए रिस्क है कि खुशखबरी है? ये तो अच्छा बात है, ये पैसा आ रहा है, क्या बोल रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, ये तो खर्चा है। फिक्स कॉस्ट जाएगा, ये भी खर्चा है। इंटरेस्ट भी एक तरह से फिक्स कॉस्ट है, ये भी आपका क्या है? खर्चा है। रिस्क खर्चा की वजह से आता है। आपकी जिंदगी में कोई खर्चा नहीं है तो आपके पास तो कोई रिस्क है ही नहीं। आपके पास मतलब बिजनेस का पॉइंट कर, मैं जब भी आप बोल रहा हूँ ना, आप समझो मैं बिजनेस बात कर रहा हूँ। एक बिजनेस फेल क्यों होता पता है? ये खर्चों के चक्कर में फेल हो जाता है। कोई भी बिजनेस ना खर्चों के चक्कर में ही फेल होता है। समझे नहीं भैया? देखो मैंने ये बात शायद आपको कल बताया था कि कोई भी तरह का जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट में एक्सपेंस की, मैंने समझाया था जो कॉस्ट होता है, आप लोग कॉस्टिंग में पढ़े हो, ये दो तरह का कॉस्ट होता है। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, मैंने शायद कल बताया था, और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फर्दर दो तरह का होता है, बताया था ना मैंने। कौन कौन सा? एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और एक होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट किसको बोले थे याद है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल था, मैंने आपको दिया था एग्जांपल में, जैसे कि रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब ना फिक्स कॉस्ट है। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है
इक्विटी कैपिटल छोड़ के कोई भी तरह का जो आप कैपिटल रेस करोगे उसको पालने का खर्चा, इक्विटी को छोड़ के कोई भी जो कैपिटल रेस करोगे उसको पालने का खर्चा को बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। मैंने आपको समझा था, डिबेंचर लोगे इंटरेस्ट लगेगा, लोन लोगे इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल वर्ड में बस इतना ही याद रखो फिलहाल के लिए कि फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट कॉस्ट। कोई भी बिजनेस में ना वेरिएबल कॉस्ट कभी नहीं मारता। वेरिएबल कॉस्ट इज नेवर द रीजन फॉर फेलियर ऑफ एनी बिजनेस, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी करता है ना, सीधा बात है। सेल होगा तो वेरिएबल कॉस्ट होगा, सेल नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगा। नहीं समझे मेरा बात? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है ना, सेल होगा तो होगा, तो सेल होगा तो पैसा आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट में पे कर ही लूंगा आराम से, टेंशन आएगा नहीं। 10 में माल बेचे, 4 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पे किया, घर में 6 रुपए लेके माल। मान लो मेरे घर में कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, फिक्स कॉस्ट मतलब मेरा कोई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। मेरा बिजनेस में कोई रिस्क नहीं चलेगा। मैं फुटपाथ में ला के बैठ गया, छोड़ी, मैं आता हूँ माल बेचता हूँ चला जाता हूँ, कहीं पर कोई रेंट भी नहीं देना पड़ता मेरे को। तो सोच के देखो, मेरे को लॉस होने का तो कुछ है ही नहीं। या तो प्रॉफिट होगा या तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस में तो मैं जा ही नहीं सकता। मैं माल बेचूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पे किया, वेरिएबल को समझते हैं ना, रॉ मटेरियल लेबर ये सब चीज पे करूंगा, बाकी पैसा प्रॉफिट। अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है तो। किंतु प्रैक्टिकली समझो, बिजनेस में तो फिक्स कॉस्ट होता है, और जैसे फिक्स कॉस्ट आता है ना बच्चे, वैसे रिस्क आ जाता है बिजनेस में। जैसे मान लो मैंने एक शॉप खोल लिया, रेंट में ले लिया, लाख रुपया रेंट मेरा महीने का है। तो दिक्कत क्या है ना, मैं सेल कर पाऊं कि सेल नहीं कर पाऊं, मुझे तो रेंट देना पड़ेगा। अगर मैं सेल करके पैसा रिकवर कर लिया फिक्स कॉस्ट देने को, तब तो मैं बच जाऊंगा। किंतु अगर मैं नहीं रिकवर कर पाया भाई सेल करके पैसा, तो मैं फिक्स कॉस्ट का पैसा कहां से देना पड़ेगा, पॉकेट से लगाना पड़ेगा, घर से देना पड़ेगा, तो लॉस हो जाएगा ना फिर से। बात पकड़ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जरा लिख के बताना तो मुझे चैट में, मैंने अभी तक जो बोला क्या समझ में आया? यस 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 आना चालू हो गया, ठीक है, गुड। अब मेरा बात समझिए, वेरी गुड। तो अब दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया बिजनेस का रिस्क किसकी वजह से आता है? भैया बिजनेस का रिस्क किसकी वजह से आता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है। बिजनेस का रिस्क किसकी वजह से आता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है। तो बात समझो, फिक्स कॉस्ट की वजह से अगर रिस्क आता है, तो इसका मतलब जो हमको रिस्क मेजर करना है फिक्स कॉस्ट के लिए करना है। फिक्स कॉस्ट कितना तरह का होता है? दो तरह का। एक कौन सा होता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण जो रिस्क उत्पन्न होता है, इतना हिंदी, अरे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण जो रिस्क आता है, जो अराइज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के कारण जो रिस्क आता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण जो रिस्क आता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग रिस्क का नाम दिया गया है। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के कारण जो रिस्क आता है वो फाइनेंशियल रिस्क है। आप समझ रहे हो ना, फिक्स कॉस्ट है तो ये रिस्क है, तो इसका नाम ऑपरेटिंग रिस्क, इसका नाम क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। और इन दोनों को जोड़ के जो रिस्क आता है, अलग अलग नहीं है, इसका नाम ये लोग रख दिया है कंबाइंड रिस्क, या बहुत जन से टोटल रिस्क भी बोल देते हैं। टोटल रिस्क बात एक ही है, कंबाइंड रिस्क और टोटल रिस्क। तो पहला चीज, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भैया रिस्क कितना तरह का होता है, तो रिस्क तीन तरह का होता है। कौन कौन सा भैया? एक ऑपरेटिंग रिस्क, जो कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है। एक फाइनेंशियल रिस्क, जो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है। और इन दोनों कंबाइंड इफेक्ट को, टोटल रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइंड रिस्क बोलते हैं। समझ आ रहा है?
ऐसे ही ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए हम लोग निकालना सीखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए मैंने बोला ना, मैं आपको रिस्क मेजर करना सिखाऊंगा। लीवरेज इज द मेजर ऑफ रिस्क। व्हाट इज लीवरेज? मेजर ऑफ रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं लोग? ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज। मैं लिख रहा नहीं 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 नहीं, ये ऐसे समझा रहा हूं मैं अभी। और कंबाइंड रिस्क को मेजर करने के लिए आता है कंबाइंड लीवरेज। तो रिस्क कितना तरह का? 3। ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए क्या यूज करोगे? ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? फाइनेंशियल लीवरेज। और कंबाइंड रिस्क को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंबाइंड लीवरेज। ये क्या होता है, कैसे निकलता है, समझाएंगे समझाएंगे। पहले बोलो 3 नाम क्लियर है? इसका मैं नोटिंग करवाना चाहता हूं अभी फिर से, ठीक है ना? इसका मैं फर्स्ट से आपको नोटिंग करवा देता हूं। लिखो जी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, टाइप्स ऑफ रिस्क एंड leverage। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखना चाहता हूं। ऐसे लिखो, रिस्क। हाँ भैया, रिस्क कितना तरह का होता है? रिस्क, पहला इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। दूसरा रिस्क का नाम क्या था? फाइनेंशियल रिस्क। और तीसरा रिस्क का नाम क्या रखे? कंबाइंड रिस्क। ठीक है बच्चे? ऑपरेटिंग रिस्क किसके वजह से आता है? इट arises due to operating fixed cost like rent, salary, depreciation, etc. भैया फाइनेंशियल रिस्क किसके वजह से आता है? इट arises ड्यू टू कौन सा? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। मैसेज में लिखता है क्लास, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट एसेट्रा। नहीं, इंटरेस्ट का एसेट्रा क्यों लिख रहे हो? और भी कोई फाइनेंशियल रिस्क का एग्जांपल है आपका? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का? हाँ, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में बताएंगे। It is the combined effect of operating and financial risk। ठीक है? ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज। और कंबाइंड रिस्क को मेजर करने के लिए
कंबाइंड लिवरेज, और बहुत लोग इसे टोटल लिवरेज भी बोलते हैं, टोटल। वैसे फेमस कंबाइंड लिवरेज ही नाम है, किंतु लोग बहुत सारे बुक में लिखते हैं टोटल लिवरेज है, कि मतलब टोटल रिस्क है, देशी भाषा। यहाँ तक जब लिखना हो जाए ना बच्चे तो मुझे बताना। हाँ, किसी बच्चे के लिए वेट करना हो तो लिखे, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चैट में लिख दो अगर वेट करना है, 2 मिनट मैं वेट करूंगा। काजोल जी, सर वेट। ओके, वेटिंग। मैं बैठा ही हूँ, देखो मैं कहीं नहीं जा रहा, वेट कर रहा हूँ। एक बार जो लिखे तो गो थ्रू कर लो बच्चे। हाँ, अगर मैंने लिखवाया नहीं वैसे, अगर कोई पूछे व्हाट इज लिवरेज, क्या बोलोगे? इट इज अ मेजर ऑफ रिस्क। ठीक है ना, लिख के रख लेना कोना में, नहीं तो याद नहीं रहेगा। लिवरेज इज द मेजर ऑफ रिस्क। जो वेट बोला था उसका हो जाए तो प्लीज थोड़ा सा लिख देना, डन सर, तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं वेट ही करता रह जाऊंगा। काजल जी ने लिख दिया डन सर, राहुल भी बोला डन सर, प्रियांशु जी आपने भी वेट बोला था, आपका मुझे तो बताना, मैं आपके लिए भी वेट करूंगा। प्रियांशु अभी तक नहीं लिखा डन सर, वेट करना पड़ेगा, ये तो गुस्सा हो जाएगा। प्रथम जी डन, हो गया हो गया हो गया। चलिए अब आगे हेडिंग लगाइए, कॉन्सेप्ट नंबर, ऑपरेटिंग लिवरेज। जैसा कि अपना बात हुआ था, हम डायरेक्टली फॉर्मूला देके आप लोग को पढ़ा देंगे, कोई लॉजिक वॉजिक ज्यादा जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया वैसे पढ़ता है, मैं भी वैसे ही पढ़ा था, मैं बेकार दिमाग नहीं लगाता, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे देता हूँ, खत्म हो जाएगा बात। अनुज में लॉजिक चाहिए? नो 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 नो, अच्छा लॉजिक नहीं चाहिए ना? नहीं, आप लोग को कल बोल रहे थे ना चैट में, आप लोग का इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाता है, आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हो, फालतू फालतू वीडियो नहीं देख पा रहे हो, स्क्रॉल करके फिर ऐसे ऐसे करके करते ना, ऐसे 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 नहीं कर पा रहे हो। हम्म, तो अगली बार प्लीज ये डेटा वेटा क्वेश्चन मत उठाना, ठीक है ना? आप देख ही लिए ग्रुप में मैंने बंद कर दिया, आप लोग रिप्लाई नहीं कर सकते हो। अगली बार जो ये सब फालतू फालतू इश्यूज लाएगा, पेटी इश्यूज, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, आप समझ ही गए होंगे। हम्म, चलो जी, यहाँ से हटाते हैं। अच्छा, अब ऑपरेटिंग लिवरेज का आपको लॉजिक चाहिए, बुक पढ़ लो, बुक में लॉजिक नहीं मिलेगा। चलो मैं अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताओ, बचपन में आपने थोड़ा भी इकोनॉमिक्स पढ़ा? इकोनॉमिक्स, तो जब इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें एक वो चैप्टर था डिमांड सप्लाई वगैरह, याद है? उसमें थोड़ा सा आगे जाके एक था इलास्टिसिटी बोल के एक चैप्टर होता था, थोड़ा याद है? नाम याद है? नाम मैं नहीं पूछ रहा, मेरे को नहीं आता इकोनॉमिक्स, मैं तुमसे कहा से पूछूंगा, मेरे को नहीं आता, डरो नहीं, मेरे को नहीं आता इकोनॉमिक्स, मैं भूल गया कब पढ़ा था मैं, बस वो क्लास शायद 12 में पढ़े थे, उसके बाद याद भी नहीं है। वो 2005 में पढ़े होंगे लास्ट, 2005 मार्च तक, मार्च में एग्जाम दे दिए, खत्म बात। अब सोच लो, तो उसमें मुझे तो बस एक ही चीज याद है, उसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो वो क्या प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, किसी को नहीं ये नाम याद है, प्राइस इलास्टिसिटी?
नाम याद है नाम? हम्म। अच्छा, किसी को प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद है? किसी को भी अगर याद है तो जरा सा लिख के बताना, तो जरा सा, किसी को भी अगर याद है तो। सबको याद है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं लिखूंगा तो याद आ जाएगा, मुझे भी पता है। किसी को याद है जरा सा एक बार लिख के बताना ना, रफ में, मतलब छोटा सा, मैं समझ जाऊंगा किसी को याद है क्या। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखवाते थे बचपन में अपने को। हाँ, चेंज इन डिमांडेड बाई चेंज इन प्राइस। अरे तो याद है बच्चों लोग, अरे वाह, ये वाला बात एक नहीं इतने सारे बच्चों को याद है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही लिखा है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा और सही लिख दिया। कौन कौन बच्चा सही लिखा है मोटामोटी मैं बताता हूँ, मैं बताऊँ। अ, ये सायन ने ठीक बोला है, प्रथम ने भी ठीक बोला है, सोहम का भी ठीक है, सुरभि ने बोला है, अंकिता ने बोला है, ठीक है, और सोनू भी ने ठीक बोला है, सोनू भी सही बोल रहा है, अरे वाह। राहुल भी सही बोला है, मीनाक्षी ने बोला है, सलोनी ने भी बोला है, प्रतिभा, अरे सारे बच्चे बोलने लग गए। लो जी, इतना सुंदर से लिखा है रितिका ने, एकदम सही। मैंने सारा नाम नहीं पढ़ा, पीयूष भी बोला है, सब बोल दिए, सबको याद है यार, मैं ही गधा हूं इसका मतलब, मेरे को याद नहीं है। आपने बोला कि परसेंटेज चेंज को ऐसे डेल्टा लिखते हैं, याद है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस था, ठीक है ना? ये ट्राइंगल ट्राइंगल कर रहा है, इसको चेंज बोलते हैं, ट्राइंगल नहीं है, इसको चेंज है, चेंज। चेंज को ऐसे ट्राइंगल बना के देते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना? ट्राइंगल नहीं है, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। हाँ। एनीवेज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये मैक्सिमम लोगों को याद भी है, और जिनको याद नहीं है वो देख के देख लो, अरे हाँ यार, ये तो पढ़े थे ऐसा कुछ। फॉर्मूला ये एकदम सही है। ये फॉर्मूला बताता क्या था हम लोग को? देखो वर्ड में क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी बताता था। मतलब मान लो ऐसा है कि मैंने बोला मेरा प्राइस इलास्टिसिटी 3 है। 3 का मतलब आप समझते हो, 3/1 है। इसका मतलब ये समझाता है प्राइस इलास्टिसिटी कि आपका प्राइस अगर 1% से चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 3% से चेंज हो जाएगा। प्राइस अगर 1% इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड, रिवर्स रिलेशन था, 3% से चेंज हो जाएगा। याद है? तो प्राइस अगर 100% चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 300% चेंज होगा। प्राइस अगर 100% चेंज होगा तो क्वांटिटी कितना चेंज होगा? 3 गुना, 300% चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर ये तो प्राइस इलास्टिसिटी हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं यहां से, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए, मैं क्या बता। आप देखो ना, दो फैक्टर का रिलेशनशिप ही तो है। इलास्टिसिटी इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट फैक्टर्स। क्या फैक्टर है? एक क्वांटिटी और एक प्राइस है। अच्छा, बता सकते हैं क्या कि, मैं दो ऑप्शन लिखता हूं, कौन सा सही है? मैं बोल रहा हूं प्राइस डिपेंड करता है क्वांटिटी डिमांडेड पे, कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पे। ऑप्शन 1 की 2 कौन सा सही है? प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड पे डिपेंड करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही बोल रहे हो, एकदम सही, सारा बच्चा सही बोला कि भैया क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर। तो कैन आई से quantity demanded is your dependent factor and price is your independent factor? प्राइस इंडिपेंडेंट है किंतु क्वांटिटी प्राइस पे क्या है? डिपेंडेंट है।
मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? मैं बोल रहा हूं बच्चे कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड आपने न्यूमरेटर में लिखा है ना, वो आपका डिपेंडेंट फैक्टर है, और जो प्राइस है वो आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर है। हाँ कि ना? आपने जवाब दिया, मैंने वही बात लिखा। हाँ तो भैया बोलना क्या चाह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज का इलास्टिसिटी जब मेजर करना होता है ना, तो परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर न्यूमरेटर में ऊपर में लेना चाहिए, और परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर डिनोमिनेटर में लेना चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप भूल गए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, एफएम पढ़ा रहे हो, कहाँ इकोनॉमिक्स में चले गए? नहीं नहीं, मैं बताऊंगा, आऊंगा, रुको ना, मैं बताता हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, इतना नहीं तो नहीं बताने वाला था ये सब बात। मैं क्यों बताऊं, टाइम मेरे पास मतलब ज्यादा थोड़ी ना इतना। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि इलास्टिसिटी अगर किसी का भी मेजर करना है, किसी भी चीज का इलास्टिसिटी मेजर करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? परसेंटेज चेंज इन न्यूमरेटर में लेना चाहिए डिपेंडेंट फैक्टर, और डिनोमिनेटर में लेना चाहिए मतलब नीचे परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। मैंने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया, क्या ये बात आपके दिमाग में गया क्या? हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना? गया दिमाग में? पक्का गया? ओके। ये जो इलास्टिसिटी में बच्चे, इसी को फिनेंशियल मैनेजमेंट में हम लीवरेज बोल रहे हैं। सोच के देखो, इलास्टिसिटी वाज आल्सो मेजर ऑफ रिस्क। मैं जब प्राइस इलास्टिसिटी मेजर कर रहा था, मैं प्राइस का रिस्क मेजर कर रहा था कि प्राइस अगर 1% चेंज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट? तो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट इट इज व्हाट? रिस्क मेजरमेंट ओनली। उसी को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या बोलेंगे? लीवरेज बोलेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ अगर लीवरेज का मुझे फॉर्मूला बनाना है, मैं ये बोल रहा हूं कि परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर होना चाहिए। बोलो, आप पहले पढ़ा? हाँ भैया पहले पढ़ा। हाँ तो मैं आपको जो भी सिखा रहा हूं वो है ऑपरेटिंग लीवरेज, OL, ऑपरेटिंग लीवरेज। हाँ तो मैं आपको बताता हूं, ऑपरेटिंग लीवरेज जो है ना, वो किसका मेजर मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, मैं ऑपरेटिंग लीवरेज में जाने से पहले आपको तो वो मैंने बार बार बोला, मैंने इनकम स्टेटमेंट तो बनाया ही है। इस पूरे एग्जाम्पल के दौरान मेरा इनकम स्टेटमेंट पूरा सेम रहेगा जो मैंने सिखाया है। बस मैं एक एजम्पशन ये रख रहा हूं कि मेरे पास कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, मतलब कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। क्यों? इसका रीजन आज नहीं दे पाऊंगा, मैं आज पढ़ के नहीं आया इसलिए नहीं दूंगा, कभी पढ़ के आऊंगा तब आपको दूंगा। ठीक है? तो क्या बोल रहे हो? और अभी बोलोगे तो बोलूंगा तो कंफ्यूज होगा, इसीलिए अभी भूल जाओ। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो भैया? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, समझो, हमारे यहाँ सेल है, सेल से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, समझना बात को। तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, माइनस करके क्या आएगा भैया? ईपीआई, ईबीआईटी से इंटरेस्ट से मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, ठीक है? तो आ गया क्या चीज? ईबीटी। ईबीटी से फिर मैंने माइनस कर दिया टैक्स, ये माइनस करके जो आएगा उसको अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे, राइट? और मैंने बोला कोई मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, जीरो है। बात समझो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो है तो यही वाला जो फिगर, यही तो मेरा पाफेज बन जाएगा। मानते हो मेरा बात? और मैं इस पाफेज को डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ईपीएस मिल जाएगा। ये तो क्लियर है ना? अब जो बोलो उस लाइन को समझो, कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ना, उसमें हम लोग
सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप दिखाते हैं। किसका किसका? सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप दिखाते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग लिवरेज में सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस का रिलेशनशिप दिखाए थे, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस का। तो मैं यही बोल रहा हूं कि यहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज में हम लोग सेल से ईबीआईटी का रिलेशनशिप दिखाते हैं। समझ में आया? कोई खास तकलीफ है? नहीं है। तो मुझे अब ये बताओ, मैं तुमको अगर ये बात बता दी आज के दिन में कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड ईबीआईटी, और मैं आपको कुछ नहीं बोला, मैं बोला मुझे ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बना के दो, बस इतना ही बोला। लिवरेज है, सिर्फ लिवरेज नहीं, ऑपरेटिंग लिवरेज का। तो आपको फॉर्मूला में तो यही आएगा, बट आपको ये डिसाइड करना है इसमें से कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट। तो मैं नहीं बोल रहा, आप जरा सोच के बताओ कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट फैक्टर है। मुझे ये लिख के बताओ। सेल डिपेंडेंट है ना? एक जन लिखता सब कॉपी करता, कोई कुछ सोचता नहीं है। डिपेंडेंट मतलब समझते हो? और इंडिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर करता है वो डिपेंडेंट है, जो निर्भर नहीं करता है वो इंडिपेंडेंट है। आप सिर्फ और सिर्फ सेल और ईपीआईटी पे दिमाग लगाओ, इन दोनों में कौन किस पे डिपेंड करता है? सेल क्या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे डिपेंड करता है कि अर्निंग सेल के ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा ऐसे सोचो, अर्निंग मतलब क्या? प्रॉफिट। तो सेल प्रॉफिट पे निर्भर करता है कि प्रॉफिट सेल पे निर्भर करता है? दिमाग में आ रहा है ना? हाँ भैया, सेल जो है ना भैया, सेल वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और जो ईबीआईटी है वो डिपेंडेंट फैक्टर है। आप बात समझ गए क्या? वेरी गुड। इसका मतलब भैया कौन डिपेंड करता है? ईबीआईटी डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंट फैक्टर है वो। और जो सेल है वो क्या ईबीआईटी पे निर्भर करता है? नहीं, तो वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है। आप लोग लिख दिए, मैंने देखा आप लोग अब लास्ट में समझ में आया आप लोग को। मैं नाम नहीं ले रहा हूं पर मेरे को समझ में आ गया, मैंने देख लिया। अंजलि का, प्रियंका का, आकाश का, नवीन का, अनुज का, मीनाक्षी का, सबका आने लग गया अब धीरे धीरे। मैं और नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना? तो ये आप लोग ये बात समझ गए। तो अब मुझे अगर ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला ही बनाना है तो मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन, न्यूमरेटर में क्या लिख दूं? डिपेंडेंट फैक्टर, विच वन इज डिपेंडेंट? ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, ये बनता है फॉर्मूला। मैंने नहीं बनाया, आपने बहुत सारे बच्चों लोग ने लिख के फॉर्मूला ही पहले लिख दिया था, मैंने देखा। बात समझ में है? म्यूट करें नालायक, मार डालेंगे हम तुम लोग को। जल्दी सोच के बताओ, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? अगर मैं पूछता ऑपरेटिंग लिवरेज तो मुझे थोड़ी ना फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला तो आप बताओगे कि भाई डिपेंडेंट बाय इंडिपेंडेंट। तो इन दोनों में कौन डिपेंडेंट है? ईपीआईटी, ऊपर डालो ऊपर। कौन इंडिपेंडेंट है? सेल, नीचे डालो नीचे। दुनिया का दस्तूर यही बच्चे। डिपेंड जो होता है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना वो नीचे रहते हैं, और जो डिपेंड करते हैं वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं। मतलब ये समझे नहीं? आप बिल्डिंग बनाते हो, उसका नींव जो होता है वो नीचे होता है, नहीं समझते हो ना? फाउंडेशन, उसी पे तो सब कुछ डिपेंड करता है ना। पूरा बिल्डिंग उस पर डिपेंड करता है, न्यू के ऊपर, बिजनेस आई मीन फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग का। वो हमेशा नीचे रहेगा, और जो डिपेंड करते हैं वो ऊपर में ही आते हैं। बात समझ में? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ठीक, अब आगे समझो। अगर ये फॉर्मूला है तो इसका एप्लीकेशन वगैरह कैसे होगा ये समझना है।
एक काम करो, आपको मैं थोड़ा सा नोट्स लिखवाता हूँ पहले, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। क्या लिखो? ऑपरेटिंग लिवरेज कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, इसमें लिखो ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन किसका किसका, सेल्स एंड ईबीआईटी। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा भैया बताओ तो? अच्छा, बहुत लोग ऑपरेटिंग लिवरेज को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में आप ओएल या बहुत जन डीओएल भी लिखते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, बात एक ही है, सेम। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ये लिखना है, सारे बच्चे लिख रहे होंगे, लिखिए बच्चे। अब जो भी लिख रहा हूं सारा चीज लिखते रहना है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आप लोग बोले थोड़ा सा हमको समझाइए भैया लॉजिक क्या, इसलिए मैं बता रहा हूँ इतना। थोड़ा सा चीज को समझो, समझो लिवरेज ना फॉर्मूला वाइज अगर सिखाने बोलोगे ना बच्चे को, मैं एक दिन में चैप्टर खत्म कर सकता हूँ। मतलब लॉजिक बोल रहा हूँ, कैसे होता है समझ लो, मेजर करना, किसी को समझा पाओगे कभी जिंदगी में। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उसके थ्रू इस बात को और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए दो ईयर है 2019 और ये 2000। मैं 19 का हिसाब बताता हूं। सेल था मान लीजिए हमारे पास 10 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट इस साल का था 6 लाख, तो 4 लाख जो बचा तो क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख है, तो ईबीआईटी कितना आ रहा है 1 लाख। बस यहीं तक चाहिए। मान लीजिए 2019 से जब मैं 20 जा रहा था ना, तो मेरा सेल 20% से इंक्रीज हो गया। मेरा सेल 20% से इंक्रीज हो गया। मैं थोड़ा इधर लिखता हूं आपके लिए अच्छा रहेगा। जरा सोच के बताओ, अगर सेल 20% से इंक्रीज हो गया तो 10 लाख के साथ प्लस 20% करो, मेरा सेल कितना बन जाएगा 12 लाख। क्या आप जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कि वेरिएबल कॉस्ट सेल से रिलेटेड डायरेक्टली? सेल बढ़ेगा जितना परसेंट, वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ही परसेंट बढ़ता है, और सेल जितना परसेंट कम होता है वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ही परसेंट कम होता है। तो टेक्निकली मैंने आपको समझाया था वेरिएबल कॉस्ट का कोई रिस्क होता ही नहीं है अपने पास। क्यों? दोनों सेम है, सेम है। सेल बढ़ेगा 10%, वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ेगा। सेल 10% कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट 10% कम होगा। तो जरा सोच के बताओ, वेरिएबल अगर सेल 20% बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो 20% बढ़ेगा, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 7,20,000। तो कितना बचेगा मेरे पास कंट्रीब्यूशन 480। अब जल्दी से चार्ट में लिख के बताओ कि मेरा फिक्स कॉस्ट कितना परसेंट से बढ़ेगा। अगर सेल 20% से बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट कितना परसेंट से बढ़ेगा? ये सेम रहेगा, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होता है। वेरी गुड, ये फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, इसीलिए तो रिस्की चीज है ना। वो ना टेस्ट होगा ना मिस होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो मेरा फिक्स कॉस्ट तो 3 लाख ही रहेगा, तो मेरा ईपीआई की कितना बन जाएगा 1,08,000। हाँ भैया, तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं आपसे यह पूछूं इस एग्जाम्पल में मुझे बताओ कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। ये परसेंटेज चेंज किसका परसेंटेज चेंज? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं परसेंटेज चेंज इन सेल कितना हो, मुझे ये बताओ कैसे निकालोगे। तो सुनो कैसे निकालते हैं। पहले आपको चेंज लेना पड़ेगा, चेंज कितना हुआ है। तो मुझे पता है 20% सेल हुआ है, हाँ, तो 20% आपको शो करना पड़ेगा एग्जाम में, कैसे शो करोगे?
तो 10 लाख से 12 लाख, चेंज कितने लाख का है? 2 लाख का। तो वो 2 लाख ले लो, चेंज हुआ चेंज, डिवाइडेड बाई हमेशा बेस ईयर ले रहा हूं, बेस ईयर मतलब पहला वाला साल, दूसरा साल पहला, कौन सा पहला इनमें से? 19, पहला साल कितना है? 10 लाख, 10 लाख। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, तो निकल गया ना परसेंटेज चेंज कितना है? 20%। भैया 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 तो 2 लाख कैसे हैं, हम समझे नहीं। अरे नालायक, तेरा सेल 12 लाख हो गया है और पहले 10 लाख था, तो इंक्रीज तो 2 लाख का ही हुआ है ना, वही है चेंज। मेरी बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको पूछ, अच्छा इस क्वेश्चन में छोड़ो, पहले मेरे को चैट में पहले तो लॉजिकल आंसर दूंगा, ये हटा, मैं हटा दिया, स्क्रीन से हटा ही दे रहा हूँ इसको, नहीं दिखाऊंगा। मेरे को सिर्फ एक चीज सोच के बताओ, लॉजिकली फट से आंसर देना, फास्ट से। अगर मेरा सेल डबल हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेल अगर 100% से बढ़ेगा तो प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ना चाहिए? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। डबल हो जाना चाहिए, 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 डबल हो जाना चाहिए। ये होता है अंतर। चालू है, एक बार में बेइज्जती कर दिए, कैसे कर दिए, अभी वही सिखा रहा हूँ, 2 मिनट। आप लोग बोले डबल हो जाता है, मतलब सेल 10% बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी 10% बढ़ेगा, ऐसा नहीं है बच्चे, नहीं है, वही सीखना है, समझो। ईबीआईटी तो मेरा प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरे को परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट बताओ, मतलब ईबीआईटी बताओ, मेरा ईबीआईटी में कितने का चेंज है? 80,000 डिवाइडेड बाई बेस ईयर का ईबीआईटी कितना है? 1 लाख इंटू 100 कितना? 80%। तुम तो अभी बोल रहा था सेल डबल होगा तो प्रॉफिट भी डबल होगा, बोले जितना परसेंट सेल बढ़ेगा प्रॉफिट भी उतना से बढ़ेगा, ऐसा नहीं है बच्चे। जितना परसेंट से सेल बढ़ता है प्रॉफिट कभी भी उतना परसेंट से नहीं बढ़ता है, उससे ज्यादा बढ़ता है। तो फिर से बोलिए, सेल जितना परसेंट से बढ़ेगा प्रॉफिट हमेशा उससे ज्यादा परसेंट से बढ़ेगा। रिवर्स भी एप्लीकेबल है, तो सेल जितना परसेंट से कमेगा प्रॉफिट उससे ज्यादा परसेंट से कमेगा। क्यों? ऐसा क्यों भैया? फिक्स कॉस्ट इज द रीजन, फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होगा ना तो सेल जितना परसेंट से चेंज होगा प्रॉफिट भी उतना परसेंट से चेंज होगा। बात समझो, सब लॉजिकल बात बोल रहे हो, इतना कोई नहीं बोलेगा आपको। किसी भी बच्चे से आगे पूछेगा डबल ही बोलेगा, बहुत सारे बच्चे डबल बोले हैं, वो लोग पहले से हम पढ़ रहे हैं फिर भी डबल बोल रहे हैं। समझ में है ना? वो मुझे समझो, ये सब छोटे छोटे बात अगर एफएम में सीखोगे तो ही जाके एफएम में स्कोर कर पाओगे, अच्छा सब्जेक्ट सीखोगे, अप्लाई कर पाओगे लाइफ में। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, सेल जितना परसेंट से चेंज होता है प्रॉफिट हमेशा उससे ज्यादा चेंज होगा। कितना ज्यादा वो हम समझेंगे। सेल जितना परसेंट से कम होगा प्रॉफिट हमेशा उससे ज्यादा कम होगा, समझ रहे हैं ना? ज्यादा का फर्क है, क्यों? रीजन क्या? फिक्स कॉस्ट। आपके बात तो भरोसा नहीं है भैया, भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा है, नहीं भरोसा है, तो ट्राई करके देखते हैं ना। यहां तक लिख रखे हो ना, मैं आपके एक एग्जांपल लिखता हूं, मान लो मेरे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझना, मैं आपके लिए एकदम ये सेम टू सेम एग्जांपल ले रहा हूं। सिर्फ मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे बिजनेस में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। क्या नहीं है बच्चे? कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये अज्यूम कर रहा हूं। ये क्या किया भैया? अरे मैंने कॉपी कर लिया, मैं थोड़ी ना इतना लिखूंगा। समझो मैं अभी क्या बोल रहा हूं, अभी समझ में आएगा, डोंट वरी। मेरा ईयर 2019 है, सेल 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, समझ रहे हो ना? वेरिएबल कॉस्ट 60% है, चलो ऐसे समझा देता हूँ, तो 6 लाख ही आएगा ना। कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख, डबल ऑफ फिक्स कॉस्ट 0 है, तो ईबीआईटी कितना आएगा? 4 लाख। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। मेरा सेल 20% से बढ़ गया बच्चे, देखना, सेल 20% से बढ़ गया, 12 लाख। वेरिएबल कॉस्ट ऐसे कर लो, 12 लाख का 60%, 720 या 20% बढ़ा लो, बात एक ही मैथ से। कंट्रीब्यूशन 480, फिक्स कॉस्ट कितना है? 0।
कितना बचेगा? 4,80,000 बचेगा ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर परसेंटेज चेंज इन सेल कितना था? 20%। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बताइए मुझे। तो ईबीआईटी में चेंज कितने का है? 80,000 डिवाइडेड बाई बेस ईयर का फिगर लेंगे 4 लाख इंटू 100 करो, कितना परसेंट है? 20%। इनको दोनों सेम हो गया। मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सेल जितना परसेंट से चेंज होगा प्रॉफिट उतना ही परसेंट से चेंज हो सकता है, बट शर्त यह है कि आपके घर में फिक्स कॉस्ट जीरो हो, आपका बिजनेस का फिक्स कॉस्ट जीरो हो। ये ठेला वाला लोग का ही हो सकता है, पर उनका भी नहीं होता, उनको भी देना पड़ता है, पुलिस वाले लोग को रेंट वेंट देना पड़ता है। मेरा बात समझ रहे हो? तो इसीलिए प्रैक्टिकली आप सोचो, प्रैक्टिकली आप सोचो, सेल जितना परसेंट से चेंज होगा क्या प्रॉफिट सेम परसेंट से कभी चेंज होगा? नहीं सर, कभी भी नहीं होगा। मेरा बात समझ में है? समझ में आ रहा बात? यस नो लिखो जल्दी से। पहला वाला एग्जांपल में देख लो, मैंने लिख दिया था फिक्स कॉस्ट था। मेरा पहला एग्जांपल देख लो, फिक्स कॉस्ट था तो सेल 20% से चेंज हो रहा था, तो प्रॉफिट ईबीआईटी मतलब प्रॉफिट उससे ज्यादा चेंज हुआ था। दूसरा एग्जांपल में सेल 20% से चेंज है, प्रॉफिट भी सेम चेंज हुआ, कब? तो फिक्स कॉस्ट नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, फिक्स कॉस्ट इज द रीजन जिसकी वजह से सेल का चेंज और प्रॉफिट के चेंज में फर्क होता है। तो प्रैक्टिकली याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट जीरो का ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब जितना परसेंट सेल चेंज होगा प्रॉफिट हमेशा उससे ज्यादा चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो एक लाइन लिखो जल्दी से, लिखो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी will always be greater than percentage change in sale। लिखा? लिखो तो बच्चे, लिख कैसे डब्बा बनाओ। रीजन कौन है? फिक्स कॉस्ट। ओहो, रुको एक सेकंड, एक मिनट डरना नहीं, हाँ वो एक बार जाएगा फिर आ जाएगा स्क्रीन। आएगा आएगा आएगा, एक सेकंड, स्क्रीन आएगा, डरो नहीं, आ गया मुझे पता है, आ गया। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन सेल। रीजन कौन है? रीजन इज फिक्स कॉस्ट। Therefore, we can say if there is no fixed cost, then percentage change in EBIT will be equals to percentage change in sales। ये दोनों परसेंटेज चेंज का आंसर सेम कब आएगा? जब फिक्स कॉस्ट नहीं होगा। किंतु अगर फिक्स कॉस्ट है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमेशा ज्यादा होगा, इट विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन सेल। सारे बच्चों को यहां तक लिखना होगा, यस नो लिख देना प्लीज, अगर हो जाए तो यस लिखना। यस सर।
चलो लिख दिया, डन, यस। नेहा जी ब्यूटी ये सबका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वो जो मैं कहानी कर रहा था ना, मैं वहीं पर चलता हूँ एक बार। यहाँ पर कहाँ गया, ये वाला मेरा पहला एग्जांपल, ये जो चल रहा था मेरा, ये एग्जांपल में मैंने परसेंटेज चेंज इन सेल पता कर लिया 20 है, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है, 80 है। यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि बता बच्चे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा, पहले फॉर्मूला बताएगा आप लोग, साथ साथ लिखना। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना था, 80। परसेंटेज चेंज इन सेल कितना था, 20। 80 में 20 कितना हो गया, 4। तो हम लोग बोल सकते हैं मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज 4 है। लिखा। ये 4 का मतलब क्या है, तुम खुद सोच के बताओ, ये 4 का मतलब क्या है, सोचो। क्या लग रहा है 4 का मतलब क्या है। इलास्टिसिटी में जैसे आपने प्राइस के बारे में बताया था, वही बात है यहाँ पर। या इसका मतलब क्या है, ये 4 इंप्लाइज क्या करता है, इंप्लाई क्या करता है। देखो 4 का मतलब आप इधर देखो, 4/1 ही तो है। इसका मतलब सेल अगर 1% से चेंज होगा ना, तो ईबीआईटी 4% से चेंज हो जाएगा, 4 गुना। सेल अगर 100% चेंज होगा, तो प्रॉफिट 100% चेंज हो जाएगा। तो सेल, मान लो हम बोला 10% इंक्रीज करेगा, तो मेरा ईबीआईटी 40% इंक्रीज हो जाएगा। किंतु सेल अगर 10% कम हो गया ना, तो प्रॉफिट भी मतलब ईबीआईटी भी 40% कम हो जाएगा। समझ आया। तो इट इंप्लाइज क्या, इफ सेल increases by 1%, if sale increases by 1%, comma, EBIT will increase by 4%. And if sale decreases by 1%, EBIT will decrease by 4%. In short, if sale changes by 1%, EBIT will change by 4%. जल्दी जल्दी लिख के रखो, जल्दी जल्दी। यहां तक सारे बच्चों का लिखना हो जाए तो मुझे बताना। तो दिखाइए सर, क्या दिखाइए। दिखा रहे हैं, देखो गया। भावेश नो साउंड मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो साउंड नहीं आएगा बच्चे। आ रहा है ना सबको साउंड। देख कहीं म्यूट बटन दबा के नहीं, दबा के नहीं बोल रहा सर, साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, अपने को म्यूट कर लिया हूँ। फोन का साइड बटन होता है ना, वो वॉल्यूम वाला देख ले एक बार। हम्म। मैं आगे चलूँ, अभी बहुत कुछ बताना है मुझे, बहुत अच्छा बात बताऊंगा। मैक्सिमम लोग वहीं पर गड़बड़ करते हैं, वाला पॉइंट बताना है। सारे बच्चों का कॉपी हो गया, डीवेल यहाँ से एक पूरा कॉपी हो गया। परसेंटेज इन ईबीआईटी करके लिख लिए, एम्प्लाइज करके ये वाला पूरा पॉइंट लिख लिए।
क्या मैं हटा सकता हूँ कि मैं वेट करूं? ये स्क्रीन यहां से मैं हटा सकता हूँ कि वेट करूं? किसी के लिए वेट करना है? कोई बच्चा बोल रहा है वेट? लेट्स गो। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। आगे समझो। अब आगे थोड़ा और ध्यान दो। मैं आपको इस ऑपरेटिंग लेवरेज का लिमिटेशन बता रहा हूं। वह लिमिटेशन मतलब समझे नहीं? अभी ये बात लिखना मत, जब मैं बोलूंगा ना तब लिखना। अभी जितना लिखवाना था लिख लिया, ये बहुत कुछ लिख लिया। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। आपको मैं ऐसे बोला कि मेरा कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 4 है। जरा सोच के बताओ तो मेरा कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की है कि बहुत कम रिस्की है? मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो लोग पहले से एफएम क्लास कर रखे हैं। मेरा पेन ड्राइव से कोई किया तो वो आंसर नहीं देगा, वो नालायक आंसर नहीं देगा। उसको छोड़ के बाकी बच्चा जो लोग पहले एफएम कर रखे हैं, प्लीज एक बार आपको कितना आता है समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताओ कि ऑपरेटिंग लिवरेज मेरे कंपनी का 4 है। बताओ जल्दी से, मेरा कंपनी ज्यादा रिस्की की कम रिस्की है? आप लोग किया बहुत जल्दी लिवरेज, मुझे पता है। कुछ लोग तो गुस्सा को छोड़ के चले जा रहे हैं लेफ्ट। निशा कुमारी जी हाई है। सर ज्यादा रिस्की है, ज्यादा रिस्की है। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे पता आपको ज्यादा रिस्की है? अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कम रिस्की है? यही चीज पूरा दुनिया गलत समझता है बच्चे। वो लोग उसे नंबर से डिफाइन करते हैं। आप जो बोले ना हाई रिस्की है, ऐसा नहीं है बच्चा। अब मेरा बात सुनो। यही लिमिटेशन है हमारे इस चैप्टर लिवरेज के, इस लिवरेज का। ये खुद में रिस्क नहीं बता सकता। तो ये कैसे कैसे कैसे? ये डिपेंड सेल पे नहीं बच्चे, मैं समझाता हूं, अब थोड़ा सुनो। ऐसे नहीं होगा, अब समझो मैं जो बोल रहा हूं। मेरा कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स कंपनी का मान लीजिए DOL 4 है। तो खुद में ये कुछ नहीं समझाता। ये तभी हेल्पफुल है जब मैं इसे कंपेयर करूंगा दूसरे कंपनीज के साथ। मतलब अब इसी इंडस्ट्री का जो दूसरा कंपनीज है, जैसे कि मान लीजिए एक मारुति उद्योग बोल के है, आपको पता होगा। एक तो वो ईचर मोटर बोल के है, और दो तीन है, मतलब चलो यही है। तो मेरे कंपनी का 4 है, ईचर मोटर का 10 है, और मारुति उद्योग का 6 है DOL। अब जो लोग बोल रहे थे, जरा सोच के बताओ। आप बोल रहे थे मेरे कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है, रिस्की है। अब जरा देख के बताओ, क्या लग रहा है मेरी कंपनी है ज्यादा रिस्की है? मेरे कंपनी का तो सबसे कम रिस्क है बाकी कंपनी के तुलना में। आप समझो, ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, ये जो हम लोग निकालते हैं सिंगल हैंडेडली, ये रिस्क इंटरप्रेट करने में हेल्प नहीं करता आपको ये कभी भी। ये तभी आपको हेल्प करेगा जब आप क्या करोगे, सिमिलर इंडस्ट्री के कंपनी को, सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज को कंपेयर करोगे। तो सिमिलर क्यों बोल रहे हैं ये भी समझना। एक पान वाला का दुकान से रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑपरेटिंग लेवरेज कंपेयर कर पाओगे? पान वाले का ऑपरेटिंग लेवरेज होगा ही नहीं। समझ रहे हो? उसका भाड़ा बेचारा क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्री का भाड़ा सोचो। तो हमेशा सिमिलर रेंज के जो जो कंपनीज होते हैं ना, उनमें कंपैरिजन के लिए हेल्प करता है ये। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपको देख के बोला जाए, कमेंट करो, कमेंट 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 करो, कमेंट आता है आपका क्वेश्चन? तो बच्चे लोग बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखते हैं, सिंपल सा बोलना है। सबसे हाईएस्ट किसका है? टीचर मोटर का। अपन यह लिखेंगे, ये हाई रिस्क है, हाई रिस्क यहाँ पर। सबसे क्या है? लो रिस्क यहाँ पर है, लो रिस्क। और यहाँ पर मोटा मोटी रिस्क है, एवरेज रिस्क। बस काम खत्म, इतना बोलने से ही काम खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो? बिना कंपैरिजन के फॉर कोई मतलब का ही नहीं है। आपको दूसरे कंपनीज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, सिमिलर इंडस्ट्री की कंपनी के साथ। अब टाटा मोटर्स के साथ बाटा जूता बनाने वाला को कंपेयर मत कर लेना। मतलब नहीं है ना, दोनों अलग बिजनेस है।
बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा ड्यूअल को क्या करना चाहिए, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन किसके अंदर, सिमिलर कंपनीज इन सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज इन सिमिलर इंडस्ट्रीज, तभी ये काम आएगा। तो 2 लाइन लिख के रखो मेरा, यहां पर जो मैं बोल रहा लिखो, द limitation of dual is that it itself does not indicate if the company is at high risk or low risk. Dual is only useful and indicative of risk when compared with similar type of companies in the same industry. For example, A company, B company, C company, dual 4, 6, 10. यहां लिखेंगे रिस्क में, ये बहुत लो रिस्क है, यहाँ पर बहुत हाई रिस्क है, यहाँ पर एवरेज रिस्क है। एवरेज मतलब मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट वर्ड भी इसका सकता, स्टाइल से बोलना मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा है 10 भी नहीं है, ना बहुत कम है 4 भी नहीं है, तो बीच का है, लोग बीच का मॉडरेट रिस्क। समझ में? पूजा टाटा मोटा का सही बोले थे बेटा आप। इंडस्ट्रियल एवरेज बोलने का कोशिश कर रहे हो, चलेगा। ड्यूएल का फुल फॉर्म बेटा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, वही ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर ड्यूएल अच्छा नहीं लगता है तो ओएल लिख दो, एक ही बात है। डॉल नहीं है, मतलब डॉल 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 ऐसे नहीं है। यहां तक अगर सबका लिखना हो जाए ना मुझे बता देना बेटा, और किसी के लिए वेट करना हो तो वो भी बताओ प्लीज, सर वेट कर लो वेट कर लो वेट कर लो वेट कर लो वेट कर लो, बता देना। किसी के लिए वेट करना है मुझे? हो गया सर, हो गया, हो गया सर, हो गया, हो गया। चलो फिर अब जो नेक्स्ट बात बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनना। मैं वापस से आपको अपना इसी एग्जाम्पल में लेके जाता हूं। ये जो एग्जाम्पल ये था ना ओरिजिनल एग्जाम्पल, इसी में लेके आता हूं। यही एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूं आके बच्चे। क्या कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट क्या होता है लिवरेज के ऊपर, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक फॉर्मूला तो आप सीख ही लिए, ये तो फॉर्मूला है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ना, ये लोग 2 साल का डेटा नहीं देता है। मतलब हम लोग तो फॉर्मूला बना लिए ना, यहाँ पर कहाँ लिखे थे फॉर्मूला, मैं तो ऊपर लिखा था। अच्छा यहाँ पर देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो एक बात तो दिमाग में पूरा क्लियर है भैया कि अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है
तो परसेंटेज चेंज निकालना है, और परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है, परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो आपको 2 साल का डेटा चाहिए, 1 साल और ये 2 साल का डेटा चाहिए। किंतु खुदा ना खास्ता मान लो ऐसा हो जाए कि आपको वो लोग 2 साल का डेटा नहीं दिया, 1 साल का डेटा गायब कर दिया। वो गायब कर दिया, कहां गायब कर दिया? दिखाई दे रहा है? अरे नहीं, तुम समझ लो गायब हो गया, बस नहीं गायब कर, देखो मैं गायब कर देता हूँ, लो गायब कर दिया। नहीं है ये सब कुछ, लो जी मैंने भी गायब कर दिया। अब समझ में आ गया? आपको 1 साल का डेटा दे के बोलता है कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, तब कैसे निकालोगे? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चे, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो जरा समझो, पहले दिमाग लगाओ, ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से आता है? ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क किसकी वजह से आता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। मतलब अपने घर में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से जो रिस्क आता है, अपने घर में ऑपरेटिंग, घर मतलब बिजनेस में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के वजह से जो रिस्क आता है, वही ऑपरेटिंग लिवरेज है। तो मैं बोल रहा हूं, इधर देखना ड्राइंग में, अभी जब मैं दिखा रहा हूं ड्राइंग में थोड़ा सा नजर डालो, देखो मेरे को यह देखना है फिक्स कॉस्ट के पहले और फिक्स कॉस्ट के बाद में क्या असर पड़ा धंधा में। समझना ध्यान से, फिक्स कॉस्ट के पहले मेरा प्रॉफिट था 4 लाख, और फिक्स कॉस्ट के बाद मेरा प्रॉफिट कितना बन गया है? 1 लाख। हमको तो यही देखना है ना, मेरे प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट का क्या असर पड़ा। तो इसीलिए एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है बच्चे, इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला, दैट इज द अल्टरनेटिव फॉर्मूला इज, मैं और यही लिख दे रहा हूं, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआई। लिख के रखो फॉर्मूला, लिखो लिखो, एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और ये पूरा चीज को मैं ऐसे आपका बॉक्स में डाल दिया। ये रहा फॉर्मूला सही में, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। लिखिए बच्चे, आप समझे ऐसा फॉर्मूला बना क्यों? भैया फॉर्मूला सही है, अब तो आपको चेक करना है फॉर्मूला सही है कि गलत है, तो चेक करके बताओ। चलो मैं आपको चेक करवा देता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो भी चेक करेंगे। अब आप खुद समझो, यही वाले में मेरे को निकाला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ये क्या हो रहा है? वो डिजाइन बन रहा है, रुको डिजाइन हटाते हैं। मैं लिख रहा हूं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब ध्यान से देखो, कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 लाख, और ईबीआईटी कितना है? 1 लाख। आंसर कितना आ रहा है? 4। मेरा बात समझो बच्चे, मेरा बात समझो, जब मैं परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज किया था, परसेंटेज चेंज वाला, तो आंसर कितना आया था? 4। देख लो, और ये वाला फॉर्मूला से भी तो आंसर कितना आ रहा है? 4। परसेंटेज चेंज वाला आंसर भी 4 देगा, और ये वाला इससे भी, इक्वेशन से भी 4 ही आएगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि दोनों ही प्रोसेस से आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, दोनों ही प्रोसेस से आंसर सेम आना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला सही बोलोगे ना। एक फॉर्मूला दूसरा आंसर देगा, एक फॉर्मूला दूसरा आंसर देगा, तो क्या दोनों फॉर्मूला सही है? तब तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला। समझ रहे? तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लो, आपको हमेशा सेम आंसर मिलेगा। तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वही बात, अगर 2 साल का डेटा दिया है एक ही कंपनी का, 2 साल का डेटा दिया है, तो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला। और अगर सिंगल ईयर का डेटा मिला आपको उस कंपनी का, तब आपको ये कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी फॉलो करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी का लॉजिक समझे, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या क्या चीज का रिस्क है? फिक्स कॉस्ट का। तो हम देख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट का मेरे प्रॉफिट में क्या असर पड़ा। तो फिक्स कॉस्ट के पहले प्रॉफिट
4 लाख, फिक्स कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट 1 लाख, तो रेशियो क्या बन गया 4 लाख बाई 1 लाख, दैट इज कंट्रीब्यूशन बाई एबीआई। फिक्स कॉस्ट के पहले प्रॉफिट था 4 लाख, फिक्स कॉस्ट के बाद फिक्स कॉस्ट का असर पड़ा बिजनेस में तो प्रॉफिट बन गया 1 लाख, तो इसलिए फॉर्मूला बना दिया कंट्रीब्यूशन बाई एबीआई। आप चाहे परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहे कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी वाला फॉर्मूला यूज करो, दोनों आंसर हमेशा सेम आएगा। बट याद रखना, जब 2 ईयर का डेटा रहेगा तो हमेशा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, और जब 1 ईयर का आपको देगा तो हमेशा कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआई। और आपके एग्जाम में 99% टाइम यही वाला सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होता है। मैं बता रहा हूँ आपको और एक बात, 99% टीचर लोग आपको इसका लॉजिक तो समझा देगा, इसका लॉजिक कभी नहीं बताएगा, ऐसे बोलेगा ये रट लो, ऐसे ही होता है। ऐसे डेरिवेशन बहुत टफ है, इसका समझने का जरूरत नहीं है। बोले यहां तक बात करने पड़ा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्योंकि इसके बाद एक बहुत लाजवाब बात बताने वाला हूं। किसी को यहां तक डाउट है तो बोलो। एक छोटा सा बात बचा है इसी का, इसको खत्म करेंगे, फिर एक लास्ट बात बोल के आज का काम खत्म करेंगे, जल्दी से बोलो। हो गया सर? ठीक, तो मैं आज का लास्ट बात आपको बताने वाला हूं। मैं वो जो एग्जाम्पल ले रहा था ना, मैं वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं, और ये आप भी मेरे साथ साथ कॉपी करोगे। मैंने जो अभी ऊपर एग्जाम्पल दे रखा था, मैंने जो अभी ऊपर एग्जाम्पल दे रखा था बच्चे आपको, उसमें अगर आप ध्यान दियो, मेरा ईबीआईटी था 4 लाख, मेरा फिक्स कॉस्ट था 3 लाख, नहीं सर ईबीआईटी बोल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन था, सॉरी क्या लिख दिया, ईबीआईटी क्यों लिखा। मेरा कंट्रीब्यूशन था 4 लाख, फिक्स कॉस्ट था 3 लाख, करके ईबीआईटी आया था 1 लाख। अगर आप मेरे से ऑपरेटिंग लिवरेज पूछते हो तो फॉर्मूला तो ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन 4 लाख है और ईबीआईटी मेरा 1 लाख है, तो आंसर कितना था 4। ठीक है यहां तक? अब समझो बच्चे, कंट्रीब्यूशन 4 लाख है, मान लो मेरा फिक्स कॉस्ट 3 लाख नहीं था, मान लो मेरा फिक्स कॉस्ट 320 था, ज्यादा था, फिक्स कॉस्ट ज्यादा था, 3 लाख में गलत बोला था, जा मेरा फिक्स कॉस्ट 320 का था, तो मेरा ईबीआईटी कितना है 80। अच्छा, मगर इस सिचुएशन में आपको डीओएल निकालने बोलूं, डीओएल ऑपरेटिंग लिवरेज, तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन 4 लाख डिवाइडेड बाय ये 80,000, कितना आ रहा है 5। चलो ठीक, कंट्रीब्यूशन 4 लाख है, मान लेते हैं ये मेरा 3,60,000 है फिक्स कॉस्ट, 320 भी नहीं है 360 है, ये कितना आ जाएगा 40। तो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज में फर्क क्या होगा, कंट्रीब्यूशन 4 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 40,000, दैट इज कितना हो जाएगा 10। बात समझ आ रहा है? पक्का? एक लास्ट आगे देखो, अगर मैं इसको 4 लाख लेता हूं, मान लो मैं ऐसे बोलता हूं, मान लो मैं ऐसे बोलता हूं कि मेरा ये 3,90,000 है फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, ये कितना बचेगा 10,000। अगर 10,000 बचेगा तो ये कितना आएगा, ये 4 लाख डिवाइडेड बाई, अगर मैं 10,000 करूं तो कितना आएगा 40। राइट प्रथम जी, आप सही लिख रहे हो। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगा,
और ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ेगा। तो अगर आपको किसी कंपनी का हर साल का ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा उसका ऑपरेटिंग रिस्क भी बढ़ रहा है। तो हाई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मीन्स हाई ऑपरेटिंग लिवरेज एंड हाई ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स हाई ऑपरेटिंग रिस्क। इसके नीचे नोटिंग कर लो ये बात। इसका मतलब हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं भैया, इसका मतलब समझाना चाह रहे हैं ड्यूअल आपका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग रिस्क। तो हम लोग क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि अगर ड्यूअल मेरा हाई हो जाता है तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि वो भी ज्यादा है। इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग रिस्क भी हाई है। अदर वर्ड्स में अगर ड्यूअल आपका लो है, लो, तो इससे आपको समझ में आना है कि आपका फिक्स कॉस्ट कम है और आपका फिक्स कॉस्ट कम है तो आपका ऑपरेटिंग रिस्क भी कम है। बोलो समझ में आया? ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा मतलब फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा, फिक्स कॉस्ट ज्यादा मतलब ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा। जी आप बोल रहे 4 लाख होगा तो क्या होगा, जरा चेक कर लो आप क्या होगा। इन्फिनिटी हो जाएगा ना, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी जब करोगे एनीथिंग बाई जीरो इज इन्फिनिटी, मतलब उसका रिस्क भयंकर बढ़ गया है। सही बात है ना, प्रॉफिट अगर जीरो हो जाएगा तो उसका तो रिस्क तो भयंकर बढ़ गया है, सीमा के बाहर है उसका रिस्क। राइट, यहां तक ठीक है। और अगर इसमें पढ़ने का हिम्मत है, मैंने सारा पॉइंट कैप्चर कर लिया ऑपरेटिंग लीवरेज का। मैं फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज फटाफट लिखा दूं, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा दे सबको ही, कोई ना बोलना चाहता ना भी बोल सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा ठीक है चलो, एक काम करो आज इतना ही रिवीजन करके रखो। मैं कल आगे फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग सॉरी कंबाइंड समझाऊंगा। पर सुनो, मैंने पूरा लॉजिक से ये समझा दिया है, तो बाकी जगह मैं लॉजिक नहीं आपसे आंसर मांगूंगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। तो जो बच्चा पढ़ के नहीं आएगा उसको बड़ा तकलीफ होने वाला आगे का क्लास मेरे क्लास में। तो मैं आज के लिए बस इतना ही रख रहा हूँ, प्लीज पूरा पूरा रिवाइज करके आइए।